स्वागत है आपका भावी आमदार मेजाज इस्लाम खान। हम अपक्ष आप लड़ने वाले आमदार की भोकरदन जाफराबाद विधानसभा। कुछ 5 से 6 सवाल है हमारे आपसे, जिसके आपको जवाब देना है, हमें भी और जनता को भी। सबसे पहले सवाल हम शुरू करेंगे कि लोगों का बोलना है कि मेजाज खान यूपी से आया, यूपी से आके महाराष्ट्र में जालना जिला में भोकरदन जाफराबाद विधानसभा लड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, लोगों के पास जब मुद्दे नहीं रहते ना, जिसने खुद काम नहीं किया होता जी, तो ऐसे लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी बात करते हैं। फिर भी आपने सवाल किया मैं यूपी का है। ये बात सही है कि यूपी मेरी जन्मभूमि है, लेकिन महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। मैं जब से इस काबिल हुआ कि मैं कुछ कर सकता, यानी कमाना मैंने शुरू किया, यानी सोर्स ऑफ इनकम शुरू किया, तब से मैं महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छा, तो मेरी जितनी मुझे जन्मभूमि से मोहब्बत है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरी कर्म भूमि से मोहब्बत है। ठीक है। तो आपका बोलना है दोनों दानवे हटाओ, किटकिट मिटाओ, यानी कि दोनों दानवे को हटाओ, तो फिर किसको लाना है? अब देखिए, ये तो पब्लिक को तय करना है कि लाना किसको है, क्योंकि दोनों दानवे को आप देख रहे हैं लगातार करीब करीब 25 साल से वही दो ही चेहरे हैं, और वो दो चेहरों ने भोकरदन जाफराबाद तालुके के विकास के लिए क्या किया है, आप बताइए मुझे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जब वो दुष्काल की परिस्थिति थी, 1 साल बारिश नहीं हुई सिर्फ, इसके लिए लोगों में पानी के लिए इतना तरस रहे थे, इतना तड़प रहे थे। ये जमीन लेवल से जुड़े हुए मुद्दे थे। और पानी के टैंकरों में आपने देखा होगा मैंने किस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, एक एक चीज का मैंने हिसाब लगा के बताया। टैंकरों के अंदर मैं समझता हूँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये दोनों जो दानवे है, ये सत्ता में, एक था सत्ता में था और दूसरा टैंकर माफियाओं के साथ में था। तो इनका काम नहीं था क्या, एक तो भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ये इन्होंने पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये जनता के बीच बहुत बड़ा सवाल है। जनता इनसे सवाल पूछने वाली है। भोकरदन प्रॉपर शहर के अंदर करीब करीब 30,000 वोटर लिस्ट है, 30,000 की जनसंख्या है, 30,000 वोटर है। इन 30,000 वोटर के लिए ये दोनों दानवे ने शहर की तरफ इतना दुर्लक्ष्य है इनका कि इनको ये शहर के अंदर क्या समस्या है, ये समस्याओं का इन्होंने क्या सॉल्यूशन किया। अभी देखिए, पानी के लिए खड़गपुर की से सिल्लोड़ के लिए अब्दुल सत्तार सेठ जी यहाँ के मंत्री है, उन्होंने 2-2 पाइपलाइन लेके गई और अपने शहर से पाइपलाइन जा रही है। पानी की सब चीज, पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ा। तो ऐसे निष्क्रिय लोगों को जनता ने क्यों चुन के देना, ऐसे निष्क्रिय लोगों को जनता ने क्यों सपोर्ट करना। इसलिए मेरा ये नारा है कि दानवे हटाओ, किटकिट मिटाओ। अच्छा, उनको चुन के नहीं देना है तो फिर आपको भी क्यों चुन के देना है? लोगों ने आपको वोट क्यों करना चाहिए? हाँ, हमको वोट क्यों करना चाहिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने पूरा भोकरदन जाफराबाद तालुके को कैसे डेवलप करना, इसके लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। अच्छा। हमारे पास पूरी प्लानिंग है। अच्छा, हम किस तरह से ये तालुकों के अंदर जो समस्या है सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैंने लगातार प्रचार कर रहा हूं मैं, और लोगों तक बार बार मेरी बात पहुंचा रहा हूं। और मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोगों ने पिक्चर देखी होंगी शाहरुख खान की जवान। अच्छा, जवान पिक्चर में शाहरुख खान 4 सवाल करता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है कि जब कोई आपके पास वोट मांगने आए तो आप उसको पूछो तुम मेरे लिए क्या करेंगे। ये उसका पहला सवाल था। तो मैं चाहता हूं भोकरदन की, जाफराबाद की जनता ने भी ये पूछना चाहिए, तुम मेरे लिए क्या करेंगे। इसी तरह का सवाल आपने मेरे से किया कि आपको पब्लिक ने वोट क्यों देना, तो हम उनके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम भोकरदन जाफराबाद तालुके का जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इसको खत्म करेंगे। और इसको खत्म करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार किया है और बहुत इजी वे में जनता तक भी समझ सकती है। और आपके माध्यम से मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि करप्शन कहां से शुरू होता है, ग्राउंड लेवल से शुरू होता है। ग्राउंड लेवल से, अब जैसे किसी आप ग्राम पंचायत के अंदर जाते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर ना ग्राम सेवक जगहों पे हाजिर रहता है,
और ना ही सरपंच जल्दी उन लोगों की बात सुनता है। तो हमने क्या एक रोड मैप बनाया है कि कोई भी ऑफिस हो, ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, तहसील कार्यालय हो, या तुम्हारे कृषि विभाग हो, या फिर आपके जो मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है, इन सब में हमने सबसे पहली एक चीज ये सोची है, पहले तो करप्शन खत्म करना है, ये बोल दिया हमने, लेकिन करेंगे कैसे वो बताना है। कई समस्या सुनेगा और अगले हफ्ते में वो समस्या अगर नहीं सॉल्व हुई तो आप दोबारा मेरे पास आ सकते हैं कि पिछले हफ्ते में हमने आपको प्रॉब्लम दिए थे और सर हमारी अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो आप बताइए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी क्या नहीं होंगी, 100% करप्शन खत्म होगा या नहीं होगा, आपका तालुके का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से आप लोग ये मेरा मैसेज हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचाएं। और दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल है, उसने कहा एक सवाल होगा मेरे लिए क्या करेंगे, दूसरा सवाल था उसका मेरे बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो मैंने बताया आपको हम उनके बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकने के लिए हम हर हफ्ते में या फिर 15 दिन में कम से कम एक दिन निकालेंगे और वो दिन हम सिर्फ स्कूलों की विजिट करेंगे। कौन से स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, टीचर्स की प्रॉब्लम से या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से, या उनको ऊपर से सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही, बुक्स नहीं अवेलेबल कराई जा रही, या फिर उनको क्या ऐसी दिक्कत है उनके पास बिल्डिंग नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है। जब आप सोचिए आपके तालुके का आमदार खुद स्कूलों के अंदर जाके विजिट देगा और उसको जब ये मालूम पड़ेगा कि ये आपके स्कूल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आपकी कितने टाइम में सॉल्व हो जाएंगी वो प्रॉब्लम से और बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलने लगेगी। तो ये होगा आपके बच्चों के लिए। तीसरी चीज, एक और सवाल करता है अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे लिए क्या करेंगे, ये सवाल था ना कि अगर मैं कल बीमार पड़ जाता हूं तो आप मेरे लिए क्या करोगे। ये एग्जैक्टली जवान में जो जी जी वो बता रहे जी जी मेरे बच्चों के मैं बीमार पड़ गया तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो उसका मैंने जवाब ये है कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो दवाखानों के अंदर, आज हमने विजिट है हमारे 2 साल से हम दवाखाने घूम रहे, स्कूल घूम रहे, ऑफिस घूम रहे, लगातार आप भी देख रहे होंगे ग्राउंड लेवल पर, कई जगह आप भी मेरे साथ गए हैं। तो हमने जो मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स है या दवाखाने की जो प्रॉब्लम्स है, हमने लगातार देखा कि इनके पास या तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल है तो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल से तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और सब चीज अवेलेबल है तो बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, और ये सब अवेलेबल होने के बाद में कर्मचारी अवेलेबल नहीं है। इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्या है जो हमें देखने में आई। तो हम क्या करेंगे, जब वहां भी हम 8 या 15 दिन में विजिट मारेंगे, वहां जाकर हम खुद उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, हम खुद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके लिए ये मेडिकल्स अच्छी फैसिलिटी देंगे, क्योंकि उन पर विशेष फोकस किया जाएगा, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएंगी। अभी के ये दोनों दानवे है, इन्होंने अभी तक ऐसा किया गया, इनके दिमाग में ऐसा कभी रोड मैप आया गया, ये तीसरी चीज। अब एक और सवाल था, वो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि आप माँ बहनों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे देश में रेप हो रहे हैं, बहुत से देश में नहीं साहब, बहुत से देश अपनी कंट्री के अंदर जी जी छोटी छोटी बच्चों को आजकल रेप हो रहा है, बहुत जी जी करप्शन हो रहा है जी। हाँ, तो ये हो गई कंट्री की बात, लेकिन मैं चूंकि शहर का आमदार रहूंगा, तालुके का आमदार रहूंगा, तो सबसे पहले मैं मेरे तालुके को फोकस करूंगा। यस। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरे तालुके के अंदर कोई दुर्घटना न हो। इसके लिए मैं जो भी मेन स्पॉट रहेंगे, मेन चौराहे रहेंगे, पब्लिक प्लेसेस रहेंगे, वहां हर जगह हम सीसीटीवी कैमरे का रहेंगे, और वो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे उनका कांटेक्ट डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से होगा। कुछ भी दिक्कत आएंगी पुलिस की नजर में आप मौजूद हैं। कोई भी चौराहे पे कैसी भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, एक तो ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं, दूसरा सीसीटीवी की फोकस में आप डायरेक्ट पुलिस की रडार पर है। आपने कुछ भी किया तो जब जो जुर्म करने वाले अपराधी लोग हैं वो ऑटोमेटिक जुर्म कम कर देंगे।
अपराध कम कर देंगे, 2 नंबर के धंधे बंद हो जाएंगे, जो दुर्घटनाएं 2 नंबर की चीजों से होती हैं, दारू होगी एग्जाम्पल के लिए, या फिर नशे की चीजें बच्चे खा रहे हैं, नशे की चीजें बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों पर भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये हमने इस तरह से और भी बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसके लिए अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मैं समझता हूं आपका इंटरव्यू सवेरा हो जाएगा। मैं उस चीज पे धीरे धीरे काम करूंगा, पर ये मैंने शॉर्टकट में कुछ ऐसी चीजें बताई जो जमीन लेवल पे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए राजकारण ही क्यों, डायरेक्ट आमदानी के लिए क्यों उड़ी मारा है आपने? मतलब समझ में नहीं आया कुछ, डायरेक्टली आमदानी के लिए कोई लालच है या फिर पब्लिक को, जनता को कुछ गलत ये बता रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, डायरेक्ट आपको मतलब आमदार बनना है, तो ये समाज कारण करके भी तो किया जा सकता है। समाज कारण करके अगर ये किया जा सकता होता, मैं 2 साल से कर रहा हूँ साहब, 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या जिनके हाथ में यंत्रणा है, पूरे के पूरे भ्रष्ट है। यहाँ तक कि उनके साथ बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। उनके ऊपर उनका वर्चस्व नहीं है, बल्कि क्या है, तू भी भाऊ मैं भी भाऊ, मिल बांट के दोनों खाओ। ये हाँ, दोनों मिल बांट के, आधा तेरा आधा मेरा, जनता गई भाड़ में, ऐसा कार्यक्रम चालू है। इसके लिए हमने कंप्लेनें करे, लगातार तकरार करे, और कुछ भी नहीं होता। कब तक? जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है। और अगर ये सब बदलना है तो इसके लिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ में आपको पावर देना जरूरी है। बिना पावर के भी हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन सिर्फ हम कोशिश करते रहे, लड़ते रहे, और उससे बदल आया, लेकिन जितना होना उतना बदल नहीं आया। उसमें जो स्पीड होना वो नहीं आई, क्योंकि एक तो जनता भी हमारे यहाँ की जागरूक कम है, जनता के पास टाइम कम है, जनता इतनी बिजी है कि उनको अपनी अपनी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल 3 तरह के लोग होते हैं। एक अमीर आदमी, तो अमीर आदमी को तो जरूरत ही नहीं है, वो अपना हर काम पैसे से कर ले रहा है। उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पैसा खर्च कर रहा है, अपनी हर प्रॉब्लम्स का लगभग सॉल्यूशन कर ले रहा है। दूसरा क्या है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की लाइफ इतनी बिजी है कि उसको ये सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। और तीसरा है सबसे ज्यादा गरीब तबका, लोअर लेवल की हालत ये है कि उनके मुंह में जबानी नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते, अधिकारी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते, नेता के सामने अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन सिर्फ इलेक्शन टाइम पे दारू पियो, चिकन मटन खाओ, और वापस वही व्यवस्था में जाओ, और फिर बोलो कि राजनीति गंदी है। अरे सुधारने के लिए तुम तो आगे बढ़ो। जैसे मैं आज कोशिश कर रहा हूं, मैं एक जमीन लेवल का आदमी है, गरीब आदमी है, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ पैसे वाले ही नहीं है। तो मैंने जो सोचा है गरीबों की सेवा करना, गरीब लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। और मैं जब इस फील्ड में उतरा हूं तो मैं सिर्फ गरीब लोगों से डिमांड कर रहा हूं कि आप अपने बीच का आदमी चुन के देंगे, आप अपने अंदर का आदमी चुन के देंगे तो वो आपके लिए सोचेगा। पैसे वालों को वापस चुन के देंगे तो पैसे वाले सिर्फ व्यापार करेंगे, आपकी भावनाओं का धंधा करेंगे, आपकी भावनाओं का सिर्फ फायदा उठाएंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपकी रियल प्रॉब्लम्स मालूम ही नहीं है। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का बोलना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है, पैसा खाने के लिए किया जा रहा है, मेहजाद खान बिक गया है। देखो साहब, लोगों की सोच क्या है मालूम है क्या? घोड़े पे भी बैठने नहीं देते और पैदल भी चलने नहीं देते। आपने कहावत भी सुनी होगी, कहानी भी सुनी, किस्सा अच्छे से सुना है कि लोगों की सोच ये है कि आप करने जाओ तो बोलते हैं क्यों कर रहा है, लालच क्या है, और नहीं करने जाओ तो क्यों नहीं किया। तो लोगों का सोचना नहीं पड़ेगा, हमारी नीयत क्या है हमें मालूम है, हमारे इरादे क्या है हमें मालूम है। जिसको अगर मुझे किसी को सच्चाई बतानी है, किसी को मुझे मेरी सफाई देनी है, लेकिन उसकी नियत ही नहीं है मेरी बात सुनने की, मैं उसको कितना भी सही बोलूं वो यकीन नहीं करेगा, और जिसको मुझ पे यकीन है वो मुझ पे शक नहीं करेगा। ये मेरी आपको सीधा सीधा जवाब है। एमआईएम से बात चल रही है आपकी? क्या बात चल रही है एमआईएम से? नहीं, एमआईएम से मेरी कोई बात नहीं चल रही है। एमआईएम के जो लोग हैं उनको, और हमने कई आंदोलन साथ किए, कई समस्याओं के लिए हमने साथ में काम किए, और वो जो एमआईएम के कार्यकर्ते उनकी भी भावनाएं लगभग वही है जो भोकरदन तालुके के अंदर है, वो जो हमारी भावना है।
हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना, हम भी चाहते हैं दोनों दानवे हटना, हम भी चाहते हैं कि लोगों की जो मूल समस्या है वो जनता तक पहुंचना और उनको खत्म किए जाना। इस आधार पर एमआईएम के जो भी कार्यकर्ते हैं वो मेरे साथ है और वो मेरे दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है उनका मेरा टिकट का या दूसरा कुछ मसला आज तक नहीं है। अब बोलने वालों को तो ऐसा है साहब कुछ भी बोल सकते हैं। पार्टी ने क्यों टिकट दिया आपको? महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी तो ठीक है नहीं लड़ रही है, लेकिन आप कुछ रिक्वायरमेंट कर सकते थे, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप इतनी एक्टिविटी करते आम आदमी पार्टी के, आप शहर अध्यक्ष है भोकरदन शहर के, जिला अध्यक्ष आपके साथ रहते हैं बोरसे गुरुजी, तो फिर पार्टी ने एक टिकट आपको देना चाहिए था। ऐसा आई थिंक आप रिक्वेस्ट करते शायद आपको दे भी दी थी पार्टी टिकट। पार्टी से बहुत कोशिश किए गए, आज भी कई लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र के अंदर जिन्होंने पार्टी के सिंबल के लिए अभी भी झगड़ रहे हैं। रेगुलर कोशिश चालू है, लेकिन पार्टी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है ये पार्टी के वरिष्ठों को ही मालूम है। और मुझे ये लगता है उसका मेन कारण जो बोलूँ क्या, हमारी जो स्टेट लेवल की टीम है, जो स्टेट लेवल की टीम को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। उनका आपसी कुछ ऐसे अंदर खाने क्या प्रॉब्लम्स चालू है कि आज तक ये देखिए कम से कम 1.5 से 2 साल हो गई, जालना डिस्ट्रिक्ट की, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक भी स्टेट लेवल की मीटिंग नहीं हुई। यानी टीम एक्टिव नहीं है। तो टीम एक्टिव नहीं है तो दिल्ली वाले भी क्या करेंगे? 1-2 सीटों पे या 10-5 सीटों पे लड़ाकर उसमें 10-20 सीटें लड़ा भी लिए, उसमें कुछ चुन के आएंगे कुछ नहीं आएंगे। जैसा कि अभी आप हरियाणा में देखा एक भी सीट नहीं आई। तो पार्टी ने ये भी सोचा कि ऐसा ना हो कि हमारे चक्कर में जो कम्युनल वोट है, जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड हो जाए और कम्युनल का फायदा हो जाए, जो नफरत की राजनीति की जा रही है उसका फायदा हो जाए। ये विचार उन्होंने रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। पर ठीक है, अब पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है वो वरिष्ठों को ही मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। भोकरदन जाफराबाद में एक से एक दिग्गज पड़े जो आमदारगी का दावा करते, लड़ सकते, फिर भी वो नहीं लड़ रहे। आप ही क्यों इतने खुदिया मार रहे आमदारी के लिए? कैसा है साहब, जो है लोग दिग्गज लोग जो इन्हें क्या कहते हैं, ये लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है सिर्फ पैसे वाले लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अगर पैसे वाले लड़ेंगे तो ये राजनीति का व्यापार करेंगे। और क्रांति हमेशा गरीब घर से शुरू होती है, छोटे आदमी से शुरू होती है, मिडिल क्लास से शुरू होती है। इतिहास गवाह है, आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कहीं भी जाइए, क्रांति हमेशा जमीन लेवल से चालू हुई है और आसमान तक पहुंची है। और मैंने ये क्रांति की शुरुआत की है, इसको मैं आगे तक पहुंचाने वाला हूं। तो क्या निशानी रहेगी आपकी? क्या निशानी को उठाना चाहिए जनता को, जरा बताइए क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा निशानी फिक्स नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने स्पेशली डिमांड की है मुझे मटका दिया जाए। मटका इसलिए सिलेक्ट किया है मैंने क्योंकि इन दोनों के पाप के घड़े भर चुके हैं। दोनों दानवे के जो पाप के घड़े भर चुके हैं, अच्छा। तो वो पाप का घड़ा मैं पब्लिक के सामने ले जाना चाहता हूँ और उनके पाप का घड़ा फोड़ना चाहता हूँ। हालांकि लोगों को भी मालूम है इन्होंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। इनके पाप के घड़े फोड़ना है मुझे, इसलिए मैंने घड़ा चुन निशानी सिलेक्ट की। अच्छा, चलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ मेजाद इस्लाम खान थे, भावी आमदार, जिनका आपने अच्छे से हमारे इन्होंने सवालों का जवाब दिया। डेट का क्या, आपका रैली का क्या नियोजन कैसा है, क्या डेट है, क्या बताना चाहेंगे? कल हमने नियोजन ये किया है, कल हम फॉर्म भरने जा रहे हैं सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। 11 बजे से 2 बजे के बीच में हमने यहाँ से टीपू सुल्तान चौक से तो तहसील कार्यालय तक एक रैली का आयोजन किया है। इसमें सारे लोगों को, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे फैन हैं और जिनको लगता है कि राजनीति में बदल होना चाहिए या हमारे कार्यकर्ते हैं, उन सबसे निवेदन है सुबह ठीक 11 बजे टीपू सुल्तान चौक पर पहुंचे और बदलती हुई राजनीति की शुरुआत करें और बदलती हुई राजनीति में अपना सहयोग दें। चलेगा, शुक्रिया।